आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आपके दिए गए नोट्स के जरिए अंग्रेजी भाषा की कुछ दिलचस्प परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये नोट्स देखकर तो ऐसा लगता है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं, शायद एसएससी या इसी तरह की कोई और परीक्षा की तैयारी के लिए हैं। इनमें मुहावरों और कुछ खास शब्दों पर जोर है। हाँ, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स लग रहे हैं ये। तो चलिए इन नोट्स में जो जानकारी है उसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये मुहावरे और शब्द भाषा को कैसे रंगीन और सटीक बनाते हैं। और हाँ, आपके नोट्स में ये सीरियल नंबर्स दिए हैं, हम उनका जिक्र करते रहेंगे बीच बीच में ताकि फॉलो करना आसान हो। बिल्कुल। भाषा सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं है ना, ये तो विचारों और क्या कहते हैं संस्कृति को दिखाने का एक तरीका है। और मुहावरे और वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, हमारी रोज की बातचीत को भी बेहतर बनाता है। इन नोट्स में कलेक्शन तो अच्छा है मुहावरों और शब्दों का, तो आइए एक एक करके इनकी बारीकियों को समझते हैं। ठीक है, तो मुहावरों से ही शुरू करते हैं। मुझे तो ये हमेशा बड़े दिलचस्प लगते हैं क्योंकि इनका मतलब अक्सर शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। पहला मुहावरा है आपके नोट से, सीरियल नंबर 319, कम रेन और शाइन। हाँ। इसका मतलब दिया है किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो जाए। ये सुनने में तो काफी दृढ़ निश्चय वाला भाव देता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कम रेन और शाइन किसी काम को लेकर एक मजबूत इरादा या जिसे कमिटमेंट कहते हैं वो दिखाता है। ये सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है, असल में मतलब है कि कोई भी मुश्किल आए, कोई भी बाधा हो, पर काम होगा। जैसे अगर कोई दोस्त कहे I'll help you move next Saturday, कम रेन और शाइन, तो मतलब वो पक्का आएगा मदद करने, चाहे बारिश हो या कुछ और। अच्छा, तो ये एक तरह का पक्का वादा हुआ। ये ज्यादातर फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है या इनफॉर्मल में भी चल जाता है? दोनों में हो सकता है, पर हाँ, इसका भाव थोड़ा गंभीर है। मतलब हल्के फुल्के वादे के लिए शायद न इस्तेमाल करें। ये वाकई किसी वायदे या इरादे की मजबूती दिखाता है। हिंदी में जैसे हम कहते ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुहावरा वही वजन देता है अंग्रेजी में। हाँ, सही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ऐसे मुहावरों का मतलब या सही प्रयोग पूछ लेते हैं, तो इसका भाव समझना जरूरी है। दिलचस्प। अब अगले पर आते हैं, सीरियल नंबर 327, कूल एज अ क्यूकम्बर। हाँ, ये वाला भी मजेदार है। मतलब शांत चित्त या बेचैन ना होना, नॉट नर्वस और इमोशनल, या टू बी काम। ये तुलना मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। खीरे से ही क्यों भाई? हाँ, ये सवाल अच्छा है। इसके पीछे तर्क ये है कि खीरा आप देखें तो खासकर गर्मी में भी अंदर से काफी ठंडा रहता है। हाँ। आप उसे धूप में भी रख दें, काट कर देखेंगे तो अंदर ठंडक महसूस होगी। अच्छा, हाँ, होता तो है। तो ये मुहावरा उसी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो तनाव में, मुश्किल हालात में भी अपना दिमागी संतुलन, अपनी शांति बनाए रखता है, बिल्कुल उस खीरे की तरह जो बाहर की गर्मी से अप्रभावित सा रहता है। अच्छा, तो ये बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहने वाले शांत स्वभाव की तरफ इशारा है, जैसे कोई एग्जाम हॉल में हो और बिल्कुल न घबराए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, डिस्पाइट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, शी रिमेन्ड कूल एज अ क्यूकम्बर ड्यूरिंग द एग्जाम। ये दिखाता है कि भाषा कैसे रोजमर्रा की चीजों से प्रेरणा लेती है। सही बात है। इस मुहावरे को समझने से सिर्फ मतलब ही नहीं पता चलता, बल्कि अंग्रेजी में उपमाओं मतलब सिमिलीज और मेटाफर्स का प्रयोग कैसे होता है उसका भी अंदाजा लगता है। हिंदी में हम धैर्यवान या स्थिर चित्त कह सकते हैं, पर कूल एज अ क्यूकम्बर में एक खास तरह की सहज शांति का भाव है। तो ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सी सब्जी इतने गहरे भाव को दिखा सकती है। अब एक और मुहावरे को देखते हैं जो सुनने में ही काफी नाटकीय सा लगता है, सीरियल नंबर 332, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। हाँ, ये वाला। इसका अर्थ है बहुत महंगा पड़ना, वेरी एक्सपेंसिव। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज खरीदने के लिए सचमुच अपना हाथ पैर देना पड़ गया हो। हाँ, ये अतिशयोक्ति मतलब हाइपरबोली जी का एक क्लासिक उदाहरण है। अतिशयोक्ति। हाँ, मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना ताकि उसका असर ज्यादा हो। भाषा में इसका इस्तेमाल भावनाओं या अनुभव की तीव्रता को जताने के लिए करते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब सिर्फ महंगा नहीं, बल्कि असहनीय रूप से महंगा या बहुत ज्यादा महंगा है। ये उस फीलिंग को दिखाता है जब किसी चीज की कीमत इतनी ज्यादा लगे कि लगे जैसे आपने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी हो। तो ये सिर्फ कीमत के बारे में नहीं, बल्कि उस कीमत को महसूस करने के बारे में भी है,
जैसे किसी नई गाड़ी या घर के लिए कह सकते हैं। हाँ, आमतौर पे ये बड़ी खरीदारियों या खर्चों के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे दैट डिजाइनर हैंडबैग कॉस्ट हर एन आर्म एंड अ लेग। ये मुहावरा दिखाता है कि कैसे भाषा भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शाब्दिक सच्चाई से आगे जाती है। परीक्षा के लिहाज से देखें तो ऐसे हाइपरबोली वाले मुहावरों को पहचानना और उनका सही मतलब यानी बहुत महंगा समझना जरूरी है, न कि उनके शाब्दिक अर्थ हाथ पैर देना में उलझना। समझ गया। अब एक ऐसा मुहावरा जो मुझे काफी प्रैक्टिकल सलाह जैसा लगा, सीरियल नंबर 339, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब समस्या का सामना तभी करना जब वो सामने आए, पहले से चिंता ना करना। डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी। ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका सा लगता है। बिल्कुल, ये भविष्य की अनिश्चितताओं और काल्पनिक समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचकर प्रेजेंट को खराब न करने की सलाह देता है। ये एक तरह से चिंता कम करने का, एंग्जाइटी मैनेजमेंट का सूत्र है। कई बार हम ऐसी चीजों के बारे में परेशान होते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। हाँ, होता है ऐसा। ये मुहावरा कहता है कि जब तक वो पुल यानी समस्या सच में सामने ना आ जाए, तब तक उसे पार करने की चिंता क्यों करना। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, या ये सिर्फ फालतू की चिंता से बचने के लिए है? नहीं, इसका मतलब प्लानिंग न करना बिल्कुल नहीं है। प्लानिंग करना अलग बात है, लेकिन भविष्य की हर पॉसिबल नेगेटिव बात के बारे में पहले से ही बहुत ज्यादा चिंता करना अलग बात है। ये मुहावरा बस गैर जरूरी मानसिक बोझ को कम करने की बात करता है। अच्छा। हिंदी में जो हम कहते हैं ना, जब मुसीबत आएगी तब देख लेंगे, यस, ये उसी भाव के करीब है। ये अनिश्चितता को स्वीकार करने और वर्तमान पर फोकस करने का एक तरीका बताता है। परीक्षा के दबाव में भी ये सोच मददगार हो सकती है। अभी जो सवाल सामने है उस पर ध्यान दो, आगे क्या मुश्किल आएगा उसकी चिंता बाद में करना। ये वाकई एक उपयोगी नजरिया है। आपके नोट्स में कुछ और मुहावरे भी हैं, जैसे सीरियल नंबर 321, कम टू लाइट। हाँ, मतलब किसी बात का सामने आना, उजागर होना, टू बी नोन पब्लिकली। और एक है सीरियल नंबर 344, क्राई इन द विल्डरनेस। मतलब एक ऐसी मांग या चेतावनी जिस पर कोई ध्यान न दे रहा हो, एन अनरियलिस्टिक डिमांड या अनहीडेड वार्निंग। ये दोनों एक तरह से विपरीत स्थितियों को दिखाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। कम टू लाइट अक्सर किसी छुपी हुई सच्चाई या रहस्य या कोई जानकारी के सामने आने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे किसी जांच के बाद कोई घोटाला सामने आ जाए। द करप्शन स्कैंडल केम टू लाइट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। दूसरी तरफ क्राई इन द विल्डरनेस उस व्यक्ति या विचार की स्थिति को बताता है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, हालांकि वो शायद महत्वपूर्ण हो। ये बाइबल से आया हुआ मुहावरा है और अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी चेतावनियों या सलाहों को समाज या सत्ता सुनने को तैयार नहीं होती। अच्छा। ये दोनों मुहावरे दिखाते हैं कि कैसे सूचना, सत्य और उनकी सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति का एक जटिल खेल चलता रहता है। तो हमने देखा कि मुहावरे कैसे भाषा को गहराई और रंगत देते हैं। ये सिर्फ शब्द समूह नहीं है, इनमें सांस्कृतिक समझ और अनुभव भी छुपे होते हैं। चलिए अब मुहावरों से आगे बढ़कर आपके नोट्स में दिए गए कुछ खास शब्दों मतलब वोकैबुलरी पर ध्यान देते हैं। हाँ, वोकैबुलरी भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ भी शब्दों के हिंदी अर्थ और पर्यायवाची सिनोनिम्स दिए गए हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला शब्द है सीरियल नंबर 1, एब्रीविएट। हिंदी अर्थ है संक्षिप्त करना, पर्यायवाची दिया है शॉर्टन। ये तो काफी सीधा सौधा लगता है। हाँ, एब्रीविएट का मुख्य मतलब है किसी शब्द या फ्रेज को छोटा करना, अक्सर उसका पहला अक्षर या कुछ अक्षर लिखकर, जैसे डॉक्टर को DR लिखना। इसका पर्यायवाची शॉर्टन भी छोटा करने का ही अर्थ देता है, लेकिन एब्रीविएट का इस्तेमाल खास तौर पर लिखित भाषा और शब्दों या वाक्यांशों को छोटा करने के संदर्भ में ज्यादा होता है। अच्छा। जबकि शॉर्टन किसी भी चीज की लंबाई या अवधि कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे शॉर्टन अ स्कर्ट या शॉर्टन अ स्पीच। ओहो, तो ये छोटा सा अंतर है। परीक्षा में पर्यायवाची पूछते समय क्या इसी तरह के अंतर पे ध्यान देना होता है? बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ही मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों के बीच का फर्क परखा जाता है। आपको वाक्य के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सबसे सही शब्द चुनना होता है। सिर्फ पर्यायवाची रटना काफी नहीं है, उनके इस्तेमाल की बारीकी समझना जरूरी है। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, सीरियल नंबर 11, एब्रोगेट। अर्थ है रद्द करना। इसके पर्यायवाची दिए हैं रिपील और अबॉलिश। अबॉलिश का जिक्र एब्रोगेट के पर्यायवाची के तौर पर है।
ये तीनों शब्द किसी चीज को खत्म करने का भाव देते हैं, पर क्या इनमें कोई खास अंतर है? हाँ, इनमें महत्वपूर्ण अंतर है और इनका प्रयोग अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। एब्रोगेट का इस्तेमाल अक्सर किसी कानून, लॉ, संधि, ट्रीटी, समझौता, अग्रीमेंट या अधिकार राइट को औपचारिक रूप से रद्द या समाप्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, कानून या संधि। हाँ, जैसे टू एब्रोगेट अ ट्रीटी। रिपील भी खासतौर पर किसी कानून को संसद या विधानमंडल द्वारा निरस्त करने के लिए प्रयोग होता है, जैसे द गवर्नमेंट रिपील्ड द कंट्रोवर्शियल लॉ। और एबॉलिश, ये कैसे अलग है? एबॉलिश का प्रयोग ज्यादा व्यापक है। ये किसी प्रथा, कस्टम, संस्थान, इंस्टीट्यूशन या व्यवस्था, सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर ऐसी चीजें जो लंबे समय से चली आ रही हों और जिन्हें अब नैतिक रूप से गलत माना जाता हो। सबसे कॉमन उदाहरण है टू अबॉलिश स्लेवरी, मतलब दास प्रथा को समाप्त करना। हाँ। या टू अबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड समाप्त करना। तो आप देख सकती हैं एब्रोगेट और रिपील ज्यादातर कानूनी या औपचारिक रद्द करने के लिए है, जबकि एबॉलिश का दायरा सामाजिक या संस्थागत समाप्ति तक फैला है। समझ गया। इन अंतरों को समझना सही शब्द चुनने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये वाकई बहुत बारीक अंतर है पर महत्वपूर्ण है। अब एक बिल्कुल अलग तरह का शब्द देखते हैं, सीरियल नंबर 18, एबिस्मल। हाँ, एबिस्मल। हिंदी अर्थ दिया है बहुत खराब, बेबुनियाद। पर्यायवाची है बॉटमलेस। ये शब्द सुनते ही बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है। हाँ, एबिस्मल एक बहुत शक्तिशाली नेगेटिव विशेषण है, एडजेक्टिव है। ये सिर्फ खराब या बहुत खराब से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब होता है अत्यंत खराब, दयनीय रूप से खराब, या इतना खराब कि जिसकी कोई थाह ना हो। ये अक्सर क्वालिटी, परफॉर्मेंस या कंडीशन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जैसे अबिस्मल एग्जाम रिजल्ट्स, अबिस्मल लिविंग कंडीशंस या अबिस्मल इग्नोरेंस। और इसका पर्यायवाची बॉटमलेस अथा दिया है, क्या ये भी इसी भाव को दिखाता है? बॉटमलेस का शाब्दिक अर्थ है जिसका तल न हो। जब इसे अबिस्मल के पर्यायवाची के रूप में देखते हैं तो ये उस खराबी या कमी की अत्यधिक गहराई या गंभीरता की ओर इशारा करता है। जैसे कोई अथाह गड्ढा होता है ना, अबिस, उसी तरह की निराशाजनक या भयानक स्थिति। तो अबिस्मल का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज की बहुत ही ज्यादा गिरी हुई क्वालिटी या स्थिति पर जोर देना चाहते हो। ये दिखाता है कि भाषा में कैसे शब्दों के जरिए भावनाओं की तीव्रता व्यक्त की जाती है। समझ गया। ये सिर्फ खराब नहीं बल्कि बेहद खराब है। अब एक पॉजिटिव शब्द की ओर बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 20, अक्लेम। जी, अक्लेम। हिंदी अर्थ है प्रशंसा करना, पर्यायवाची दिया है प्रेस। जी हाँ, अक्लेम का अर्थ है जोरदार और सार्वजनिक प्रशंसा या सराहना, मतलब एंथुजियास्टिक एंड पब्लिक प्रेज। यह अक्सर किसी कलात्मक उपलब्धि, प्रदर्शन, बहादुरी या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने वाली प्रशंसा होती है। अच्छा। प्रेज एक सामान्य शब्द है प्रशंसा के लिए, जो व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामान्य भी। लेकिन अक्लेम में आमतौर पर व्यापक स्वीकृति और उत्साह का भाव जुड़ा होता है। तो प्रेस से ज्यादा मजबूत या ज्यादा पब्लिक है अक्लेम? हाँ, कह सकते हैं। जैसे एक टीचर छात्र की तारीफ, मतलब प्रेज, कर सकता है, लेकिन जब कोई किताब या फिल्म आलोचकों और जनता दोनों से जबरदस्त तारीफ पाती है तो उसे क्रिटिकल अक्लेम या पब्लिक अक्लेम मिलना कहते हैं। अच्छा, जैसे फिल्मों के लिए सुनते हैं, नोवेल रिसीव्ड वाइड स्प्रेड अक्लेम फ्रॉम क्रिटिक्स। ये शब्द दिखाता है कि प्रशंसा के भी अलग अलग स्तर और रूप हो सकते हैं, और अंग्रेजी में उन बारीकियों को व्यक्त करने के लिए खास शब्द हैं। शब्दावली का यही विस्तार हमें अपनी बात को ज्यादा सटीक और प्रभावशाली ढंग से रखने में मदद करता है। तो आज हमने आपके नोट्स के जरिए कुछ आम लेकिन महत्वपूर्ण अंग्रेजी मुहावरों जैसे कम रेन और शाइन, कूल एज अ क्यूकुम्बर, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, हाँ, और कुछ जरूरी शब्दों जैसे एब्रिविएट, एब्रोगेट, अबॉलिश, अबिस्मल, अक्लेम की बारीकियों को समझा। मुख्य बात ये उभर कर आती है कि भाषा सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि अर्थों और भावों की एक जटिल और सुंदर दुनिया है। बिल्कुल। इन मुहावरों और शब्दों के पीछे के तर्क, उनके उपयोग के संदर्भ और उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना न सिर्फ एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कोर करने के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारी अंग्रेजी भाषा की समझ और प्रयोग को भी बेहतर बनाता है। ये हमें अपनी बात को ज्यादा सटीकता से, स्पष्टता से और प्रभाव के साथ कहने की क्षमता देता है।
आपके नोट्स में दिए गए हिंदी अर्थ और पर्यायवाची इस सफर में अच्छे शुरुआती बिंदु हैं, लेकिन गहराई में उतरना हमेशा फायदेमंद होता है। और जैसा कि हमने देखा, कई बार मुहावरों या शब्दों के पीछे कोई कहानी या तर्क छुपा होता है, जैसे कूल एज अ क्यूकम्बर के पीछे वो खीरे की ठंडक वाली बात। हाँ बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या किसी शब्द या मुहावरे की उत्पत्ति मतलब एटिमोलॉजी या उसके बनने की कहानी जानने से उसे याद रखना और सही ढंग से इस्तेमाल करना वाकई आसान हो जाता है? अच्छा सवाल है। या फिर परीक्षा के लिए सिर्फ मतलब और पर्यायवाची रट लेना ही काफी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।